मैम इस यूनिट में 4.6 पे है एग्जाम्पल, वो करवा दो। 4.6, 4. 4.5। 4.5। यस मैम। एक सेकंड देखने दो मुझे कौन सा है जरा। 4.5 पे ये जो cos थीटा cos n+1 थीटा ये वाला बोल रहा है एप्सिलॉन। मैम आर इज इक्वल्स टू ए ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन कोस ऑफ एन थीटा। हाँ यही स्टार्ट। वाला। यस ये मैम। ये जो है आपका ये ऑप्शनल पार्ट है। मैंने आपको जो स्टार्ट कराया है वो बाद वाला कराया है। स्ट्रीम फंक्शन से स्टार्ट कराना इस एग्जांपल के बाद से। ये आपका मैम। ऑप्शनल में किया हमने क्योंकि एक क्वेश्चन करना है ना आपको दोनों में से। यस मैम। तो ये ऊपर वाले पार्ट का है इसमें। हमने नीचे वाला पार्ट किया इसका जो शॉर्टली कंप्लीट होगा। ओके मैम। ठीक है। हाँ अगर ये करना है आपने तो आप कर सकते हो। इसके आने के 80% चांसेस है सीधा 16 नंबर में आएगा यही वाला एग्जाम्पल जिसकी आप बात कर रहे हो। यस मैम, मैम करवा रही ऊपर थी तो समझ में नहीं आया। वाला। बहुत अजीब सा एग्जाम्पल इसलिए मैंने नहीं कराया आपको। फिर पिछले वाला नहीं करते या तो क्योंकि इसी में 3-4 दिन लग जाएंगे सिंगल एग्जाम्पल को समझाने में। बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है ये वाला। ठीक है। ओके वो अलग मैम। बात है। देखो पहले क्या था लास्ट टाइम ये हुआ था कि एनी 5 की चॉइस थी। अब की बार वो तो होगी। अगर एनी 5 की चॉइस होती फिर हम दोनों क्वेश्चन इसी के कंप्लीट कर पाते। नीचे वाला भी ऊपर वाला भी क्योंकि ऊपर वाले में ये वाला क्वेश्चन आता है 80% चांसेस है डायरेक्ट 16 मार्क्स में आ जाता है। लेकिन हमने जो नीचे वाला पोर्शन किया वो करना बहुत नेसेसरी हमारे लिए था। नहीं तो आपको आपका 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स बिल्कुल भी समझ ना आता अगर हम ये नीचे वाला पार्ट ना करते इसका सोर्स सिंक डबलेट वगैरह वगैरह। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको नीचे वाला पोर्शन कराया है इसका। और वो भी मोर देन एनफ करा दिया जिसमें हमने इस स्ट्रीम फंक्शन से लेकर आगे तक का सारा पढ़ा है। ठीक है। ओके मैम। सेटिस्फाइड हो ना। यस मैम। चलो तो अब जो रहते हैं हमारे एक तो जो हम टॉपिक कर रहे थे उसी से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल रहते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी आज की रहती है वो करेंगे हम। तो पहले एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। 4.43 पेज नंबर पे वो एग्जाम्पल है आपका। स्क्रीन विजिबल है ना। चलो तो जो एग्जाम्पल है उसको ध्यान से पढ़िए। विद इन अ रिजिड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई -4 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर। ये आपको एक सर्कल दे रखा है। और इस सर्कल के रिगार्डिंग आपको करना क्या है। पहले चलो ये सर्कल ही बना लेते हैं हम। बाकी तो बाद में देखेंगे। ये सर्कल कैसे बनेगा कहाँ बनेगा क्या सेंटर है इस सर्कल का। -α and 4α। यस -α and 4 अल्फा आप यहाँ से देख सकते हो। और रेडियस कितनी है इसकी। 4α मैम। 8 4 अल्फा। 8 आर्स की 8 अल्फा। दीदी। नहीं मैम 8 का आर रूट करके स्क्वायर 2। हम्म। इक्वल टू मैं R8 स्क्वायर करूँ तो R कितना है √8 R स्क्वायर विच इज √8 R। मतलब 2√2 R एक तरीके से। क्लियर है यहाँ तक। तो जब हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे सर्कल कहीं ड्रॉ होगा -α 4 अल्फा वाला पॉइंट। आपका अल्फा जो है यहाँ पे >0 है पहली बार। ठीक है कुछ भी नहीं देगा मतलब उसको पॉजिटिव मान के चलो। तो एक तो नेगेटिव वाला कोऑर्डिनेट है एक पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है अगर मैं 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर लूँ। सेकेंड वाले में मैम। सेकंड वाले में यस। तो हम इसको सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ड्रॉ करने वाले हैं सिंपली। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम ड्रॉ करें कहीं पे भी
थोड़ा सा हम इसका पार्टीशन कर लेते हैं। रेडियस छोटा बना दिया मैंने इसको, क्योंकि मेन मुझे सर्कल पे फोकस करना है। जो सर्कल है माइनस अल्फा, 4 अल्फा, और रेडियस कितनी बनानी है? माइनस अल्फा मतलब कहीं यहाँ पे है, और 4 अल्फा मतलब यहाँ पे। तो रेडियस और मैंने 2√2 आ। अब 2√2 मतलब कुछ ना कुछ 1.414 तो यही हो गया, इंटू में 2, तो ये बन गया लगभग लगभग 248, ठीक है ना, 2.828, ये बन गया आर। मतलब जो भी रेडियस हो 3 के अप्रोक्सीमेट है, 3R के अप्रोक्सीमेट, 3R। तो अगर हम इसको 3R नहीं, सॉरी, अल्फा, अल्फा अल्फा था ना यहाँ पे, ये अल्फा था सारा, तो 3 अल्फा के अप्रोक्सीमेट रेडियस है आपकी, अप्रोक्सीमेट। तो अगर मैं 2√2 अल्फा रेडियस बनाऊंगी, देखो अल्फा तो इतना डिस्टेंस है, आप यहाँ से देख पा रहे हैं, इस डिस्टेंस का 3 गुना हमें बनाना है लगभग। तो कहीं ना कहीं इसको तो क्रॉस करके जाएगा ही जाएगा, जो भी रेडियस होगी। तो मैं ऐसे करके इतने का सर्कल बना दूं, थोड़ा सा माइंड में हम अंदाजा लगा रहे हैं कितने का सर्कल बन सकता है, कितनी रेडियस लेनी पड़ेगी। तो मैंने ये रेडियस ले ली, इस रेडियस की लेंथ कितनी है? 2√2 अल्फा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है वो पढ़ते हैं। आगे बोला आपको, देयर इज अ लिक्विड मोशन ड्यू टू अ लाइन डबलेट, एक लाइन डबलेट भी है जिसकी स्ट्रेंथ है म्यू पर यूनिट लेंथ, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे? 0.3 अल्फा। तो 0.3 अल्फा पॉइंट कहाँ बनेगा? ये अगर आपका 4 अल्फा पॉइंट था, तो 3 अल्फा आपका कहीं इससे नीचे भी बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने से 3 अल्फा इससे नीचे यहाँ पे बना दिया, ये क्या है मेरा? 3 अल्फा, 0.3 अल्फा पॉइंट। यहाँ पे मेरा एक डबलेट है, और डबलेट की एक्सिस कहाँ पे वो भी बता रहे हैं, विद इट्स एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ वाई, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी एक्सिस है। तो इस डबलेट की एक्सिस कुछ ऐसे है, वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर हुआ? तो मेन बात यहाँ पे क्या है, मुझे तो मेन बात यहाँ पे ये देखनी है कि शो करना है वेलोसिटी पोटेंशियल, फाई की वैल्यू निकाल के आनी है। तो फाई की वैल्यू के लिए मुझे डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू से फाई प्लस आयटा साई करके जो रियल पार्ट आएगा वो आपका फाई होगा। तो मेन डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू किस किस की वजह से आएगी? कुछ माइंड में आइडिया, डब्ल्यू की वैल्यू किसकी वजह से आएगी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की? यस, मैम एक तो ये डबलेट की वजह से ही एक आ डबलेट की जाएगी। वजह से। और सर्कुलर सिलेंडर लिया है तो डबलेट की इमेज भी तो मिलेगी कहीं ना कहीं इस सिलेंडर के विद रिस्पेक्ट, ठीक है ना, तो उसकी भी आएगी। बात क्लियर है? तो दो इसके अंदर डब्ल्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन आने वाला था, एक तो ये डबलेट और एक डबलेट की इमेज। इमेज हम देखेंगे क्या आएगी, वो अभी देखते हैं थोड़ी देर में। पहले जो जो दे रखे एक बार उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ सर्कल सी है, जहां हमने डबलेट रखा उस पॉइंट को ए मान लीजिए, और इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कीजिए। ये प्रोड्यूस कर दिया हमने। आपको बताया था डबलेट की इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है। अगर ये एंगल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल देखते हैं ना डबलेट का, तो डबलेट का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना है? डबलेट का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बताइए कितना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये वाली, इसके मैं पैरेलल बना सकती हूँ, एक्स एक्सिस के ही पैरेलल बना लो। ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? 90 मैम। 90? इतनी क्या दुविधा हो रही है बताने में भाई, वाई एक्सिस के अलोंग था डबलेट, उसका एक्स एक्सिस के साथ मेजर ही तो करना है एंगल, 90 डिग्री एंगल होगा। और जो आप डबलेट की इमेज बनाते हो पाई माइनस वो जो एंगल होता है थीटा, उस पे बनाते हो। तो यहाँ पे जो डबलेट की इमेज बनेगी वो कुछ ना कुछ आपकी पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 90 के अक्रॉस बनेगी, 90 डिग्री की। लेकिन 90 डिग्री में मैं कहाँ बनाऊँ? वो तो डबलेट वाला कौन सा केस था? एक बार मैं वापस जाऊँ उस आर्टिकल पे जहाँ पे मैं सर्कुलर सिलेंडर के केस में डबलेट की इमेज निकाली थी। एक बार उस आर्टिकल को पढ़ो दोबारा से, मुझे बताओ इमेज क्या आई थी आपकी।
इमेज ऑफ लाइन डबलेट इन अ सर्कुलर सिलेंडर, ये आर्टिकल हमने किया था। इसमें जो फाइनल आंसर आया था आपका, इमेज क्या आई थी आपकी, अनदर लाइन डबलेट विद स्ट्रेंथ म्यू ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये स्ट्रेंथ आई थी आपकी अगले वाले डबलेट की, जहां पे डी पे आपका पहले वाला डबलेट था, जेड इज इक्वल टू डी पे पहले वाला डबलेट था, तो ये स्ट्रेंथ बनी थी। ठीक है, और साथ में बनेगी कहाँ है ये आपकी इमेज, एट इनवर्स पॉइंट, इनवर्स पॉइंट पे बनेगी। इनवर्स पॉइंट बोले तो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय डी पे बनेगी, और कितने एंगल में इंक्लाइंड होगी, पाई माइनस अल्फा एंगल में इंक्लाइंड होगी विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ वो पाई माइनस अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड होगा। ठीक है, ये आपके पास इमेज निकल के आई थी डबलेट की। अगर कोई डबलेट आपका अल्फा एंगल पे होता है, z इज इक्वल टू डी पॉइंट पे, तो उसके इनवर्स पॉइंट पे उसकी इमेज बनती है। तो यहां से इनवर्स पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो कितना आएगा इनवर्स पॉइंट, पहले वो किस पॉइंट पे था आपका, 0 3 अल्फा पे, आपने खुद ही बोला, मतलब 3 अल्फा आयोटा पे एक तरीके से कहीं ना कहीं है। तो बताइए इनवर्स पॉइंट आपका कहाँ पे बनेगा इसका, 0 3 अल्फा का इनवर्स पॉइंट आपको निकालना है। मेन बात तो ये कहानी है ना, मेन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तो आप निकाल लोगे, वो तो ठीक है, पर पहले ये तो देखो डबलेट बनेगा कहाँ, इसकी इमेज क्या आएगी। रेडियस कितनी बोली आपने, 2√2 अल्फा, ये रेडियस बोली आपने, तो रेडियस का स्क्वायर बाय में वो डी पॉइंट आप रखते हो जहां पे वो है, तो अगर रेडियस का स्क्वायर मैं करूं यहाँ पे 2√2 अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी जो दे रखा था वही हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर, बाय में डी कितना है 3 अल्फा। क्या कुछ लॉजिक बना है यहाँ से, किस पॉइंट पर रखे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी पॉइंट होगा आपको ये पता चल रहा है, इनवर्स पॉइंट जो भी होता है हम यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे एक बार तो, ठीक है, इनवर्स पॉइंट जो भी होगा वो हम देखेंगे कि कैसे कहाँ पे बना है। ये लाइन प्रोड्यूस करेंगे हम, जाने दो सर्कल से बाहर, क्योंकि सर्कल के अंदर पॉइंट था तो सर्कल के बाहर इमेज बनेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कितनी इमेज बनी है वो अब हम देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस होगा, किसी को भी इमेज बोलते हो सेंटर से उसका डिस्टेंस, और इनटू में सेंटर से बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यही हम करते हैं। तो मुझे सेंटर से इसका डिस्टेंस चाहिए मेनली, और सेंटर से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, वो ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इस रूल से भी आप इमेज निकाल सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा हिंट दिया बस मैंने आपको कि आप डबलेट की इमेज कैसे निकाल सकते हो, एंगल कैसे देखना है आपको, कितना ये एंगल है वो आपको मेजर करना पड़ेगा किसी तरीके से। ठीक है ना, ये 90 है, ये एंगल आ जाए, ये एंगल आ जाए, तो हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं कितना बना रहा है डबलेट बना। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को एक बार खुद से पहले पढ़ना है, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अच्छे से तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो एक क्लास में आपकी लूंगी और डेफिनेटली उस क्लास में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखते हैं कौन निकाल पाएगा इस क्वेश्चन को, जो जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, एक तो एंगल देखना है आपको, एक आपको इसकी इमेज देखनी है कि कहाँ पे बनेगी डबलेट की इमेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आज तो नहीं लूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे बाकी रह जाएगा जो हमें मेन करना है आज, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमें करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में अभी के लिए, अगर नहीं होता है आई विल टेक योर क्लास टुमारो ऑल्सो, कल भी आपकी क्लास होगी इस क्वेश्चन के लिए और अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर रही हूँ स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलते हैं, एक बार स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को हैंडल करना है वो देखते हैं। क्या क्वेश्चन है अगला, निकाल लीजिए। क्वेश्चन में आपको देखा बिटवीन द फिक्स्ड बाउंड्री थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड थीटा इज इक्वल टू -π/6, there is two-dimensional motion due to a source at the point r is equal to c and theta is equal to alpha and a sink at the origin, observing water at the same rate at the source produced it.
फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन, पहले तो स्ट्रीम फंक्शन निकालना है, एंड शो दैट वन ऑफ द स्ट्रीम लाइन इज द पार्ट ऑफ दिस कर्व। बनाते हैं फिर बिटवीन द फिक्स्ड बाउंड्री, पहले तो एक प्लेन बना लेते हैं। फिक्स्ड बाउंड्री दी इसने थीटा इज इक्वल टू π/6 और थीटा इज इक्वल टू -π/6, ये बाउंड्री है। थीटा इज इक्वल टू π/6 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आप π/6 एंगल बनाओ। π/6 मतलब 30 डिग्री का एंगल, 180/6। तो मैंने ये बना दिया थीटा इज इक्वल टू π/6। ऐसे थीटा इज इक्वल टू -π/6 मतलब नेगेटिव ले रहे हो आप, मतलब अब आपको एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो अभी एक्स से क्लॉकवाइज में गए थे, वो आप एक्स से एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ, कितना थीटा इज इक्वल टू ये बन गया -π/6 वाला एंगल, -30 डिग्री, 30 वापस आना है, ठीक है। क्या बोला, क्या क्या है आपके पास, देयर इज 2 डायमेंशनल मोशन ड्यू टू अ सोर्स एट द पॉइंट, सोर्स किस पॉइंट पे, r इज इक्वल टू c एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा। रेडियस c लेनी है आपने और थीटा अल्फा लेना है। वो अल्फा एंगल कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो मैंने मान लिया कहीं यहाँ पे पॉइंट है वाला c अल्फा, मतलब रेडियस तो c है एक तरीके से, ये जो पॉइंट मैं बना रही हूँ ये डिस्टेंस c है, और जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल एक तरीके से अल्फा है जो हमने लिया, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया तो, ठीक है। पॉइंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में। यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपने, सोर्स, सोर्स रखा हुआ है आपका एक, और साथ में क्या बोला, एक सिंक भी है जो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, क्योंकि सिंक हमेशा एब्जॉर्ब करता है। सिंक कहाँ पे रखा, ओरिजिन पे, तो ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पे कौन बैठा है, सिंक, सेम रेट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जितनी स्ट्रेंथ हम इसकी ले रहे हैं, अगर इसके हम m ले रहे हैं स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -m का सोर्स, m सिंक मतलब -m का स्ट्रॉन्ग सोर्स, ठीक है। तो यहाँ -m स्ट्रेंथ हो गई एक तरीके से। अब फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन, सिर्फ इतना ही गिवन था। इस इंफॉर्मेशन से आपको स्ट्रीम फंक्शन पहले तो बताना, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखना है बेसिकली। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखने के लिए आप कैसे लिखते हैं, -m log z - z0, ऐसे लिखते हो। अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो क्या सोर्स को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, -m log z - c e की आयोटा अल्फा, चलो मैंने माना आपने ये लिख दिया। फिर सिंक के लिए लिख दिया आपने -m log z, ठीक है। पर यहां से इसको सॉल्व करना, हम जो सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ पे 2 प्लेन आए हुए हैं, एक ये वाला प्लेन भी, एक ये वाला प्लेन भी है। तो दोनों प्लेन के विद रिस्पेक्ट मुझे इमेजेस भी चाहिए हैं, यहाँ पे 2 प्लेन है ना आपके, तो इन प्लेन के विद रिस्पेक्ट इमेजेस भी निकालनी पड़ेगी। तो क्या आप प्लेन थीटा इज इक्वल टू π/6 के विद रिस्पेक्ट इमेज कैसे बता सकते हो। अगर प्लेन हमारा ये होता था सीधा परपेंडिकुलर वाला, तो यहाँ की इमेज आप यहाँ बना देते थे, इसी का नेगेटिव लेके। अगर इधर पॉइंट a0 था तो आप इसका -a0 पे इमेज बना देते थे प्लेन के विद रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे c अल्फा पॉइंट है, तो इसकी इमेज आप प्लेन के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे क्या बता सकते हो, कौन सा पॉइंट है, क्या आप बता सकते हो, एनीवन। है किसी के माइंड में कि कुछ तरीका है हमारे पास इस प्लेन के विद रिस्पेक्ट भी इमेज निकालने का। जो मैं बात कर रही हूँ समझ रहे हो, कि अगर y एक्सिस मेरे पास होती है एज ए प्लेन तो मैं इमेज इजिली निकाल सकती हूँ, अगर x एक्सिस मेरे पास है प्लेन तो मैं इमेज इजिली निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा प्लेन दे दिया जाए जो स्लैंट हाइट में, थीटा इज इक्वल टू π/6 दे दिया इन्होंने, -π/6 दे दिया, क्या इन दोनों प्लेन्स के विद रिस्पेक्ट आप इमेज बता सकते हैं क्या बनेगी, यस और नो, बस सिंपल सी बात। तनु, नेहा, आवाज आ रही है मेरी या सो गए हो। रिचा, ध्यान नहीं आ रहा। नेहा क्या कह रहे हो। मैम आप ही बता दो। हाँ मतलब सिंपल बोलो कि नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि हमने तो आज तक जो प्लेन के विद रिस्पेक्ट इमेज निकाली है,
प्लेन वाई एक्सिस की तरह होता था, तो A0 की माइनस A0 निकल जाती थी हमारे पास इजीली, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे बनती है। अभी तक हमने ये पढ़ा है सोर्स की इमेज और सिंक की इमेज में। तो मैं क्या करने वाली इस क्वेश्चन के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली, ट्रांसफॉर्म करने वाली अपने वेरिएबल को, z को एक ऐसे वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगी, एक नए वेरिएबल से मैं t में ले आऊंगी, z के रिलेशन के साथ, z क्यूब वाले रिलेशन के साथ। ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, t इज इक्वल टू जेड क्यूब। इससे क्या होगा, इसका क्यूब करते ही π/6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, π/2, मतलब 90 डिग्री पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही -π/6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -π/2 पे पहुंच जाओगे। तो हम एक तरीके से वाई एक्सिस पे पहुंच जाएंगे और उसके अबाउट हमें इमेज निकालनी पड़ेगी। तो ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन करने में फायदा है हमारे पास, क्योंकि हम इमेजेस निकाल पाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, गिवन क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं वाई एक्सिस के अलोंग, जो भी प्लेन दे रखा है उस प्लेन को। इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको पहले। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे t इज इक्वल टू जेड क्यूब, तो आपके पास पहले तो गिवन था z इज इक्वल टू आर ई के आयोटा थीटा, अगर हम जर्नल माने तो, ठीक है ना। एक जर्नल हम पोलर कोऑर्डिनेट ऐसे ही लेते हैं, आर ई की आयोटा थीटा, और मैंने मान लिया टी का जो जर्नल पोलर कोऑर्डिनेट आएंगे वो कैपिटल आर ई के आयोटा लैम्डा आएंगे, जो भी आएंगे देखेंगे अभी हम। तो आपने किया क्या है, टी मतलब आर ई की आयोटा लैम्डा और जेड का क्यूब मतलब आर ई के आयोटा थीटा का क्यूब कर दिया हमने। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल आएगा आपका, आर ई की आयोटा लैम्डा आर क्यूब ई की आयोटा 3 थीटा। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगी तो आर का आंसर क्या आ जाएगा, आर क्यूब, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 थीटा आ जाएगी। मतलब पुराने कोऑर्डिनेट नए कोऑर्डिनेट से इस रिलेशन में कनेक्ट हो रहे हैं। पुराने वाले का क्यूब करने पे नए वाले का रेडियस आ जाएगी, और पुराने वाले एंगल को 3 गुना करने पे नए वाले का एंगल आ जाएगा, जो हम कोऑर्डिनेट चेंज करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले मैं बाउंड्री को चेंज करूं, मेरी बाउंड्री क्या थी, थीटा इज इक्वल टू +-6, पाई थीटा इज इक्वल टू +-π/6, ये मेरी बाउंड्री थी। तो बाउंड्री को चेंज करो, नए पैरामीटर लैम्डा में लाओ। लैम्डा कैसे बनेगा, 3 इंटू थीटा। तो अब बाउंड्री क्या बन गई आपकी, 3 से मल्टीप्लाई किया, +-π/2 बाउंड्री बन गई अब हमारी। क्लियर है? अब हमारी बाउंड्री बन गई है ये +π/2 और -π/2, यही एंगल होगा ना, +π/2 90 डिग्री चलना है, यहाँ से -90 चलना है। तो ये अब आपकी बाउंड्री बन चुकी है। इस बाउंड्री के विद रिस्पेक्ट अब हमारा काम होगा, ठीक है। और क्या क्या चेंज आए, सोर्स पहले जो आपका था पिछले वाले सिस्टम में, आपका सोर्स था सी और अल्फा पे, अब सोर्स कहाँ पे चला जाएगा, रेडियस का तो क्यूब हो रहा है, मतलब अब जो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा सोर्स होगा वो सी क्यूब बन जाएगा, और अल्फा एंगल कितना हो जाएगा, 3 अल्फा टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो सोर्स कहाँ पे आ गया आपका, सी क्यूब 3 अल्फा पे। तो सी क्यूब 3 अल्फा ले लेते हैं कहीं पे, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, रेडियस का क्यूब इंटू 3 अल्फा, ये हमने सोर्स ले लिया। तो अब आप बता सकते हो कि इस सोर्स की इमेज कहाँ बनेगी, इस प्लेन के विद रिस्पेक्ट, अब तो बता दो। मैम एंगल π-3 अल्फा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो ये सोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका कुछ एंगल 3 अल्फा बना रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो सी क्यूब है। तो इसकी जो इमेज बनेगी बिल्कुल जस्ट अपोजिट बनेगी, जैसे इतना डिस्टेंस ये है, इसी के अपोजिट डिस्टेंस पे बनेगी आपके पास। इसका अगर मैं अपोजिट डिस्टेंस लूँ, बिल्कुल सेम सेम फिगर बनाऊं, एक मिनट, ये चल नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिए। यस, तो अगर मैं यहाँ पे सेम सेम फिगर बनाऊं, इतने ही डिस्टेंस पे लेना है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन का डिस्टेंस तो सी क्यूब ही रहेगा, लेकिन अब पर मुझे जो एंगल देखना है,
एंगल अगर मैं देखूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, एक तरीके से, ठीक है ना, तो ये पूरा एंगल निकालना है। तो पूरा एंगल कितना आएगा, कंप्लीट होता है पाई, पाई में से अगर हम इतना एंगल माइनस कर दें, ये एंगल भी तो 3 अल्फा ही है, अगर इधर वाला एंगल 3 अल्फा है तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से हम लिख सकते हैं। तो एंगल कितना आ गया आपके पास, पाई माइनस 3 अल्फा। तो इसकी जो इमेज आई है वो सी क्यूब और पाई माइनस 3 अल्फा पे आई है इस सोर्स की। अगर हम सिंक की बात करें, सिंक पहले भी ओरिजिन पे था, अब इसी के विद रिस्पेक्ट इमेज लेनी, इसी लाइन के विद रिस्पेक्ट, तो अभी भी वो ओरिजिन पे ही रहेगा, कोई फर्क थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो सोर्स वाला आपका इमेज भी यहीं पे बन रही है और वो खुद भी यहीं पे ही बैठा हुआ है पहले ही। सिंक वाला जो है, सिंक ओरिजिन पे ही था, तो अभी भी वो ओरिजिन पे ही बैठा है चेंज करने के बाद भी, ठीक है। तो अब वाले प्लेन के केस में इमेजेस निकालना आसान हो गया। अब बस इसका लिखते हैं हम क्या, W। तो W कैसे लिखेंगे, माइनस एम लॉग Z माइनस जेड नॉट होता था, अब Z की जगह वेरिएबल चल रहा है T माइनस जो पॉइंट आया, सोर्स का पॉइंट है आपका रेडियस सी क्यूब इंटू में R E की आयोटा, जितना एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है कितना 3 अल्फा, और R मैं कौन सा लूंगी, सॉरी R लिखते यहाँ पे E आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहला सोर्स का हमने लिखा है, आप देख सकते हो सोर्स इसी पॉइंट पे था, सी क्यूब और 3 अल्फा एंगल था, तो R E की आयोटा थीटा अगर हम करेंगे तो सी क्यूब आयोटा 3 अल्फा, ये तो सोर्स की बात होगी। अब जो सोर्स की इमेज थी वो भी लिख लेते हैं, माइनस एम लॉग रेडियस तो सेम ही रही थी, बस एंगल में चेंज आया था पाई माइनस वो एंगल, ठीक है। तो किसकी आगे सोर्स की इमेज। अब सिंक की बात करें, सिंक ओरिजिन पे था, एम लॉग टी सिंपल, और उसकी इमेज भी सेम ही बनी थी, तो एम लॉग टी। तो ये 4 आपके कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के अंदर आए हैं। सेम वे से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से आपको फाई की वैल्यू निकालनी है अब की बार, तो ये आपके लिए होमवर्क है, जिसका हो जाए ग्रुप में सेंड करें। फाई की वैल्यू निकालनी है, और सॉरी स्ट्रीम फंक्शन निकालना है, मतलब साई की वैल्यू निकालनी है, फाई नहीं साई की वैल्यू। तो साई की वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन साई यहाँ पे आएगा आपका टी की टर्म्स में, है ना। तो लास्ट में जाके आप वेरिएबल भी चेंज कर देना, वापस पुट कर देना जो हमने लेट किए थे, ठीक है। तो अभी आपके लिए आगे का काम है, स्ट्रीम लाइन भी निकालनी है, तो साई इज इक्वल टू 0 रखना है आपने, जिस तरीके से आज तक क्वेश्चन कराए हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को आगे फॉलो करना है आप, सेम वे से। तो इसलिए मैं बार बार नहीं कराऊंगी, कैलकुलेटिव पार्ट है अब आपके हाथ में। तो जो कंसेप्ट मैंने बताया वो क्लियर हुआ है इस क्वेश्चन का, यस मैम। ठीक है। एक ही को हुआ है, बाकी को भी हुआ कुछ क्लियर हुआ है दीदी। हो गया रीचा, बाकी तो लगता है भाग ही गए आज, चलो कोई बात नहीं। अब आपके लिए आज की लास्ट थ्योरम, ब्लेसिस थ्योरम की तरफ चलते हैं। कई लोग ब्लेसिस थ्योरम बोलते हैं, कई लोग ब्लासिस थ्योरम बोलते हैं, तो आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। मेन हाँ थिंग दीदी, ये मेरी है, प्रेजेंटेशन है इसी टॉपिक पे। इसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन है, तो आप हाँ थोड़ा सा गूगल कर लेना इसको ट्रांसलेटर में कि इसको बोला क्या जा रहा है। ठीक है या मैडम ने जब टॉपिक दिया तो मैम ने क्या बोला, दीदी, मैंने तो क्लासरूम में डाल लिया है। अच्छा उन्होंने बोला ही नहीं है। वो नहीं है मैडम, टेस्ट लेती है, ऑफलाइन पढ़ाती है ऑनलाइन है। अच्छा कौन एक सी भी मैडम क्लास, है। उन्होंने मैडम एक भी क्लास नहीं लिया हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन। अच्छा, और फिर टेस्ट ऑफलाइन ले रहे हैं और हाँ प्रेजेंटेशन भी ऑफलाइन लेंगे। हाँ ऑफलाइन। अच्छा, देखो और पढ़ा वो ऑनलाइन फिर पढ़ाती कैसे है, पढ़ा रहे हैं। वही तो पढ़ाती वैसे ही ऑनलाइन जैसे पढ़ाती थी ना पहले, वैसे ही पढ़ाते हैं। अच्छा, रीडिंग एक तरीके से। हाँ रीडिंग। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो, टीचर्स को क्या आज ही मैडम ने कहोगे टेस्ट तुम। लिया था, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, 8 का, अच्छा, फर्स्ट का, हाँ फ्लूइड का ही दीदी। टेस्ट हो गया सही, फिर क्या दिया है मैम ने। एक क्वेश्चन तो वो दिया था दीदी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालनी थी और फिर उसमें दिखाना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का। अच्छा, एक तो ये दिया था, और एक वो लैग्रैन्जियन मेथड है, और हाँ अर्ली वो दोनों है ना, आइलैंड। दोनों में, हाँ आइलर, उन दोनों में डिफरेंस बताना था, बेसिक डिफरेंस। अच्छा, तो हो गया एक सही, ये, टेस्ट दोनों ही आते थे। एक नहीं आता था दीदी, वो छोड़ा ही 8 नंबर का। कौन सा। तो पीछे से दिया था दीदी, आपने आप क्वेश्चन कराया था अच्छा, ना। तो ऑप्शन नहीं दिए मैडम ने, फर्स्ट ईयर में तो हम ऑप्शन दे देते हैं।
बताया था दीदी मैंने आपको, नहीं देती मैडम ऑप्शन। तुम्हारी क्लास में नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर वालों को तो ऑप्शन दिए मैडम ने। हमें तो कभी भी नहीं दिए, हर टाइम बोलते जितने 3 दिए थे तीनों करने थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कौन सा क्या फर्क पड़ता है तुम्हें। हाँ 2 आते थे, 2 मैं कराई। तो अब चलते हैं आगे। देखो जो आपकी थ्योरम है ब्लैसिस थ्योरम, इसमें आप करने क्या वाले हो, होगा एक सिलेंडर ही, ठीक है। उसी तरीके से इनफाइनाइट लेंथ होगी आपकी, जनरेटर जो है हम वो परपेंडिकुलर रखेंगे प्लेन ऑफ फ्लो के, सेम वे से। मतलब दिखेगा तो आपको मेनली सर्कल ही, जैसे हम आज तक देखते आए हैं। करता क्या ये थ्योरम, किस काम के लिए बनी है, ये थ्योरम आपको फोर्स निकाल के देने वाला है, कपल ऑफ मूवमेंट निकाल के देने वाला है, जो आज तक हमने नहीं निकाला है इस वाले के अंदर 2D फ्लो में। तो ये थ्योरम आपको फोर्स, जब भी फोर्स निकालने का कंसेप्ट है, जैसे आपका जब भी प्रेशर निकालने का कंसेप्ट आता है तो आप बर्नौली थ्योरम पे जाते हो, ऐसे ही जब जब फोर्स निकालने का कंसेप्ट आएगा तो आप ब्लासिस थ्योरम की तरफ आ सकते हो, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या है देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कहती है उस पर चलते हैं। जो स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले एक 2 डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो है, बेसिक रिक्वायरमेंट। साथ साथ आपको स्टडी मोशन भी दे रखा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और जर्नल नोटेशन में ये है W इज इक्वल टू एफ जेड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो पोटेंशियल गिवन है दैट इज एफ जेड। अगर आपका यहाँ पे प्रेशर फोर्सेस, अगर हम फोर्स को एक्स वाई कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नोटेशन गिवन है इसमें, एक्स वाई कंपोनेंट मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, जो फोर्स का रियल और इमेजिनरी पार्ट आएगा। कैपिटल एक्स से रियल पार्ट को लिख रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को कैपिटल वाई से लिख रहे हैं, तो हमने टप्पल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, फोर्स को। और कपल ऑफ मूवमेंट्स को हम लिखना चाह रहे हैं, उसकी नोटेशन दी है इसने कैपिटल एम से। कपल ऑफ मूवमेंट्स, कपल वगैरह ही आपने स्टैटिक्स डायनामिक्स में पढ़े होंगे खूब, वही वाला कपल है सेम, ठीक है। तो आपको निकाल के दिखाना है कि जो फोर्स की वैल्यू होगी वो इस वाली इक्वेशन से दी जाएगी, एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा रो बाय 2 इंटीग्रेशन ओवर सी, अरे ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ओवर सी डी डब्ल्यू बाय डी जेड का स्केयर इंटू डी जेड। मतलब अगर आपको कभी भी ये एक्स और वाई निकालने तो पहले आपको ये वाली इक्वेशन निकाल लो और फिर उसकी रियल इमेजिनरी पार्ट से आप एक्स और वाई निकाल सकते हो कंपेयर करके, ठीक है ना, वाई के साथ नेगेटिव साइन। तो क्या निकलेगा, ये इक्वेशन क्या, एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा इंटू डेंसिटी बाई 2, अंदर क्या करना है, W का विद रिस्पेक्ट टू Z डेरिवेटिव उसका स्केयर इंटू डी जेड ओवर द इंटीग्रेशन। पहली पॉइंट तो ये प्रूव करना है आपको, ये वाली एक्सप्रेशन लेके आनी है। सेकेंड आपको ये वाली एक्सप्रेशन लेके आनी है, जो मोमेंट ऑफ कपल है वो आपके पास क्या आएगा, M इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इस इक्वेशन का माइनस रो बाय 2 इंटीग्रेशन ओवर सी जेड इंटू डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्केयर इंटू डी जेड। इससे आपको मूवमेंट दिया जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट, ऊपर वाले से ऊपर आयोटा भी था, नीचे आयोटा नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है, अंदर जेड भी आ रहा है मल्टीप्लाई में ऊपर वाले की अलावा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क आया हुआ है, ध्यान से देखना, क्योंकि स्टेटमेंट आपको खुद ही लिखनी है पेपर में सिर्फ आएगा स्ट्रेट एंड प्रूफ ग्लासेस थ्योरम। क्लियर है स्टेटमेंट, बेसिकली स्टेटमेंट में क्या क्या निकाल के दिया, फोर्स और मूवमेंट ऑफ कपल, तो वो हमें दोनों चीजें इसके अंदर प्रूफ में निकाल के दिखानी है। तो प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप एक जर्नल पॉइंट ले लेते हैं पी एक्स वाई, ठीक है, जिस पे हम बात करेंगे। तो यहां से हमने क्या किया, एक इस तरीके से हमने पूरा वो ले लिया, एट ए पॉइंट पी एक्स वाई पे एक आर्क बनाई और उसका स्मॉल पार्ट ले लिया डीएस। डीएस इज अ स्मॉल सरफेस, ठीक है। डीएस आप इस पूरे बड़े को ही बना रहे हो, ये भी दिखा सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें हम
दिखाते ही सिर्फ डीएस है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक स्मॉल सरफेस के अलोंग पहले निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेट करके ओवर दी होल सरफेस निकाल देंगे। तो डीएस हमने क्या लिया है, एलिमेंट लिया है ये पूरी कर्व का, ठीक है। और किस पॉइंट पे लिया है, एट ए पॉइंट, ये पॉइंट का हमने नाम दे दिया पी एक्स वाई, ठीक है। और टेंजेंट जो बनेगी इस पॉइंट पे, टेंजेंट हम बना सकते हैं सरफेस के अलोंग, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ये भी हम मान के चल रहे हैं। जो पी पॉइंट है, इससे जो टेंजेंट निकलेगी वो एंगल कितना हमारे थीटा बना रही है विद द एक्स एक्सिस। प्रेशर मान लेते हैं स्मॉल पी, जैसे हम आज तक मानते हैं पी इज द प्रेशर एट पॉइंट पी, ठीक है। फोर्स निकालना है हमें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो फोर्स का फॉर्मूला? प्रेशर अपॉन एरिया। प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर अपॉन एरिया, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर इनटू एरिया क्या बन गया, फोर्स। प्रेशर हमने पी लिए, एरिया हमारा स्मॉल सरफेस रह रहा है डीएस, तो ये प्रेशर तो हो गया नॉर्मल टू द कर्व सी, ठीक है। तो हमने एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से पीडीएस, ये प्रेशर इस पे एक्ट कर रहा है। अब अगर मुझे इसके कंपोनेंट निकालना, मेरा मेन जो फोकस रहता है वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स की तरफ है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग निकालने हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालूं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आएगा इसका कंपोनेंट, एक्स एक्सिस बोले तो कुछ इस तरीके से आप एक्स एक्सिस को प्लॉट कर सकते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग देखूं, ये एंगल आपका थीटा था। अच्छा, ऊपर अगर थीटा एंगल बनाना हो तो कहाँ बनेगा, ये अगर जो मैं बीच, हाँ बोलो, ये कंस्ट्रक्ट किया ना दीदी, ये वाला, ये जो पी पॉइंट आपने लिया है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे। ये देखो मैंने यहाँ पे थीटा बनाया है। अच्छा, कैसे बनाया थीटा, एफ बन रहा है ना, कैसे बनाया देख एफ लेना। बन रहा है, मुझे तो नहीं, नहीं लग रहा है F बन रहा है। नीचे लाइन ही नहीं है। फिर ये थीटा बना कैसे, ऐसे कैसे आप इसे थीटा कह सकते हो? मेन तो यही बात है कि इसको थीटा बोल कैसे दिया। अगर ये हम लाइन देखें, ये लाइन हमारी वाई एक्सिस के ही पैरेलल है कहीं ना कहीं, और ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये तो होगा 90 नो डाउट। ये जो ये वाला एंगल मैंने अब बनाया ये 90 है। क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हो पहले मुझे, ये एंगल कितना होगा, या फिर ये एंगल बता दो, इससे तो निकल जाएगा ये एंगल कितना दीदी? थीटा, ये पूरा बनेगा ना, ये वाली जो लाइन है आपकी और ये वाली लाइन और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं अंदर अंदर, हाँ दीदी। ठीक है। ये पूरा आपका थीटा बना है। अब अगर हम देखें यहां से चलते हुए, सिर्फ मुझे ये वाला एंगल चाहिए था बेसिकली, तो इतना ही। एक मिनट, थोड़ा सा फिगर मुझे अलग से बनाना पड़ेगा सो दैट हम इसको अच्छे से पहचान पाए कि ये एंगल आपका थीटा कैसे है। इसको भी रहने देते हैं, सिर्फ लाइन बना लेते हैं ताकि हमारे पास आ जाए। पहले तो हमने थीटा लिया ये वाला जो टेंजेंट और एक्स एक्सिस बना रही थी। एक रिजल्ट लगा दो सीधा ही, इतना क्यों घुमाए हम आपको। एक रिजल्ट अगर आपने कभी पढ़ा हो, जो एंगल टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में बनता है वही एंगल बनता है नॉर्मल और वाई एक्सिस के बीच में। पढ़ा है कभी ऐसा? पढ़ा है तो ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, टेंजेंट मतलब जो टच करके जाए, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर रहती है। मतलब अगर मान लो टेंजेंट ये है तो नॉर्मल ये होगी, अगर मैं इसको टेंजेंट कह रही हूँ तो ये नॉर्मल होगी।
अरे यही तो वाई एक्सिस है और यही एक्स एक्सिस है, तो दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो सेम रहेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि टेंजेंट और एक्स एक्सिस जो एंगल बनाती है वही एंगल नॉर्मल और वाई एक्सिस बनाती है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ठीक है, कुछ हद तक बात क्लियर हुई है जो मैंने लिखी है, अभी वाला जो रिजल्ट लिखा है। टेंजेंट और एक्स एक्सिस के एंगल जो बीच में होगा वही एंगल नॉर्मल और वाई एक्सिस के बीच में रहेगा। तो आप इसी रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करके देखो जो मैंने फिगर बनाया था। देखिए इस फिगर के अंदर ये एक बार रब कर देते हैं जो रेड लाइंस है। ये आपका काम कर रही है एक्स एक्सिस का, ये काम कर रही है टेंजेंट का, तो इसके बीच में जो एंगल है वो सेम बनेगा। ये काम कर रही है नॉर्मल का, आपके पास ये वाला लाइन, ये नॉर्मल था ना पीडीएस, हमने अलोंग दी नॉर्मल लगाया था, और जो ये वाली लाइन है वो वाई एक्सिस का काम करे। तो जो पीडीएस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल होगा वो सेम एंगल होगा एज दिस एंगल, तो इसलिए मैंने इस एंगल को थीटा लिख दिया डायरेक्ट। क्लियर है? नहीं तो यस आप इसको प्रूव करने के लिए एक्स और वाई को प्रोड्यूस करके ये एंगल 90 ले सकते हो। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में भी एंगल कितना रहता है, ये 90 ही रहेगा, ये 90 रहेगा। पूरा एंगल आपका थीटा आया था, ये पूरा एंगल आपका थीटा आया था, ऐसे ही कुछ आया था ना, तो ये कितना बन गया, उस वाले से आप इसको भी निकाल सकते हो। तो कंबाइन करके आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एक रिजल्ट बता दिया सीधा साधा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे घुमा फिरा के इसको पूरा फिगर बना के और फिर एंगल निकालो, या फिर आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को अप्लाई करो जो हमने रिजल्ट बताया है। तो कौन सा मेथड आपको इजी लगा है? रिजल्ट वाला दीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट। रिजल्ट वाला, ठीक है, तो रिजल्ट वाला ही यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। ये हमने ले लिया अपने टेंजेंट, ये एक्स एक्सिस, और ये हमने नॉर्मल एक्ट किया था इस पे पीडीएस, ये एंगल थीटा था, और ये जो वाई एक्सिस ली थी हमने और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया था, ये एंगल भी थीटा था। तो हमें कंपोनेंट निकालने हैं, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालूंगी तो एंगल थीटा बैठा है, तो ये कंपोनेंट सीधा आ जाएगा पी डी एस कोस थीटा। ऐसे ही करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग हम पी डी एस कोस थीटा इसको बोल सकते हैं। और ये वाला जो एंगल है हमारा, ये कितना बन जाएगा? देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ से भी देखूं डायरेक्शंस के बारे में, तो ये अगर इनवर्ड है, ये अपर वाले में लगेगी, तो ये भी आपकी इसी तरीके से इनवर्ड लानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला भी आपको दिख रहा है पी डी एस साइन थीटा होगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम देखें, ये अब आप निकाल सकते हो, हाइपोटेनस की वैल्यू है, ये एंगल थीटा है, तो आपके पास वो फॉर्मूले होते थे, कॉस थीटा क्या बनता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें बेस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा। बेस की वैल्यू निकालने तो हाइपोटेनस आपकी कितनी आई है, पी डी एस इंटू कॉस थीटा, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, पी डी एस कॉस थीटा। सिमिलर वे से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो पी डी एस साइन थीटा। जो हमारे कंपोनेंट आए हैं, एक तो आया एक्स एक्सिस के अलोंग पी डी एस साइन थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग आया पी डी एस कॉस थीटा। लेकिन जो कंपोनेंट है थोड़ा सा हमें डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। तो साइन थीटा वाला जो है वो आपको पहले आउटवर्ड हमें कंपोनेंट लेने, वो इनवर्ड जा रहा है, तो आउटवर्ड बनाने के लिए मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा एक्स एक्सिस के आगे। और वाई वाला तो मेरा सही आया पी डी एस कॉस थीटा, वो अपवर्ड ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके बेसिकली ये दो कंपोनेंट निकले हैं फोर्स के, ये निकले हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। ये थोड़ा सा आप ध्यान भी रखना, अगर भूल जाओ ना, यहीं से पूरा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आपका क्या आया है और वाई एक्सिस के अलोंग आपका कंपोनेंट क्या है, माइनस पी डी एस साइन थीटा और पी डी एस कॉस थीटा। फोर्स लिखना है, तो डी एफ से स्टार्ट करते हैं। फोर्स के कंपोनेंट थे आपके, फोर्स क्या होता है, हमने लिया एक्स प्लस आयोटा वाई क्वेश्चन के अंदर ही, तो डी एफ क्या बनेगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। डी एक्स, एक्स के लोग आपने कंपोनेंट कितना निकाला है, माइनस पी डी एस साइन थीटा लिख दो, और वाई के लोग आपने कितना कंपोनेंट निकाला है, पी डी एस कॉस थीटा। तो ये हमने लिख दिया है डी एफ की वैल्यू, हमें एफ निकालना है, तो पहले डी एफ को थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देंगे इसके लिए। ठीक है, तो डी एफ को इवेल्युएट करते हैं। अगर मैं इस पूरे में से आयोटा पी कॉमन ले लूं,
आयोटा पी कॉमन लेना है, यहाँ से आयोटा पी कॉमन लेंगे तो सिंपली क्या बचेगा, कॉस थीटा, और ds को भी बाहर ले लो। यहाँ से आयोटा पी अगर मैं कॉमन लूंगी, क्या यही बचेगा, एक बार बताओ देख के, मल्टीप्लाई करके देख लो, आयोटा आयोटा नेगेटिव बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आयोटा पी। अच्छा, कोस थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, जनरली कोस थीटा होता क्या है आपके पास, मेरा जो एंगल बना था कॉस थीटा के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, मेरी ये कुछ फिगर थी, और यहाँ मेरा ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये थीटा था, और ये मेरा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हाइपोटेनस थी, ठीक है ना। तो अगर मुझे यहाँ से ये आप इसको भी मान सकते हो, ये सरफेस के लॉन्ग जा रही थी, तो इसको ds मान सकते हैं, इसको dy मान सकते हैं, इसको dx मान सकते हैं, बेसिकली अगर हम इसको देखें। तो आपके पास यहाँ से एक मिनट रुक जाओ, मैं इस फिगर को ऊपर से ही दिखाती हूँ, क्योंकि फिर एक फिगर ऑलरेडी बना रखा उसी से लेते हैं हम, बार बार नहीं फिगर बनाना हमें पेपर में भी, ध्यान रखना, क्योंकि बार बार बनाओगे तो एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम होती है। देखो, इसी फिगर को अगर मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस करूँ, यहाँ से यहीं पे बना देते हैं, ये मुझे जो दिख रहा है, ये मेरी एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, मतलब dx वाला पार्ट हो गया स्मॉल पार्ट, ये मेरा किसका काम कर रहा है, dy का काम कर रहा है, y वाला पार्ट, और ये जो मेरा काम कर रहा है स्मॉल सरफेस, ds की आर्क का काम कर रहा है। तो अगर आप इस फिगर से मेरे लिए dx बाई ds निकाल सकते हो, बताओगे क्या वैल्यू आएगी, cos थीटा। cos थीटा, और ऐसे dy बाई ds निकालोगे तो sin थीटा, है ना। तो ये दोनों वैल्यू अब हम आगे पुट करने वाले हैं, हमारे पास cos थीटा भी, उसकी जगह पे ds बाई dx पुट करूंगी, और इधर क्या पुट करूंगी, dy बाई ds, ठीक है, क्योंकि हमने आज तक इस फॉर्म में पढ़ा है, हमारे लिए आसान रहता है। ds कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, dx प्लस आयोटा dy, और वो क्या होता है आपके पास, dz होता है। तो बेसिकली आपने df की वैल्यू बहुत ही छोटी सी निकाल दी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दे रखा था आपको x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा रो बाई 2, मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी भी आने वाली है आंसर में, आंसर में dw बाई dz भी आने वाला है, ठीक है ना। तो वो सब लाने के लिए अभी थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी, वो मॉडिफिकेशन देखेंगे हम कल। आज आप यहाँ तक ही पक्का कराओ, आई नो आज बहुत सारा नया नया काम हुआ है, बड़े कंफ्यूज हो गए होगे, तो एक बार जो हुआ है उसी को कराओ आज के लिए, सो दैट कल हम वो वाला एक तो एग्जाम्पल करेंगे जिसको आज मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, फर्स्ट वाला ही, और एक ये इस आर्टिकल को कंप्लीट भी करेंगे। लेकिन ये आर्टिकल मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, आप इसको इसी वे से देख के आना एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए ये वाला आर्टिकल, कर लोगे इतना, यस मैम। ठीक है। कल एक क्लास और रहेगी आपकी, उसमें हम कंप्लीट करेंगे आपके सिलेबस को। शिवांगी कहाँ गुम हो गए थे बीच में, मैम नेटवर्क इशू हो गया था, बार बार लीव हो रही थी क्लास। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज वाली